टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप ना सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। कई सारे सवाल लेंगे और आपसे जवाब भी चाहूंगा, लेकिन इससे पहले दर्शकों को बता दूं कि अगले आधे घंटे तक आपको ये शो देखना क्यों बेहद जरूरी है। दरअसल हम बताने वाले हैं कि पिता से मिलने वाले पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाकर कर रहे हैं मुनाफा, तो कैसे बचा सकते हैं अपना टैक्स। LTCG बचाने के लिए बॉन्ड में निवेश के अलावा और भी क्या है रास्ते, और अगर आप कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं जो GST से बाहर है तो पोर्टल पर कैसे दिखाएं खरीदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले बात करें करीब 2 करोड़ अपने दर्शकों की जिन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। खास बात यह है कि इनमें से 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनकी सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से भी कम है। तो जाहिर तौर पर ऐसे लोग चाहते हैं कि पैसा तो लगा रहे हैं लेकिन रिटर्न भी बेहतर आए। तो ऐसे में कई बार लोग एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं, एक स्कीम से पैसा पूरा होने के बाद दूसरी स्कीम में लगाते हैं। तो यहाँ पे टैक्स की देनदारी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो गौरी, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि किसी एक स्कीम से पैसा निकाल कर दूसरे स्कीम में पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड के निवेशक, तो वहां पे टैक्स की देनदारी क्या होती है। मिसाल के तौर पर ELSS को ही ले लें, ELSS से निकाला दूसरी ELSS में लगाया, तो वहां पे टैक्स के नियम क्या कहते हैं। देखिए लक्ष्मण, जब आप ELSS फंड में निवेश करते हैं तो उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब जब वो 3 साल का लॉक इन पीरियड खत्म हो गया और सपोज कीजिए आपकी स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप उस पैसे को निकाल के दूसरे किसी फंड में या दूसरे ELSS फंड में लगा देते हैं। तो ये माना जाएगा पहले आपने पैसा रिडीम किया, उसके बाद आपने री इन्वेस्ट किया, तो पहले तो इसके ऊपर टैक्स की देनदारी बनेगी। जो आपको मुनाफा आपको हुआ उसके ऊपर टैक्स देना होगा, और जो ELSS में आपने इन्वेस्टमेंट की उसके अलग से आपको ATC में डिडक्शन मिलेगी जैसे आपको पहले मिली थी। ऐसे ही कई लोग लिक्विड फंड में पैसा डाल देते हैं और वहां से STP कर लेते हैं। जैसे साल के शुरुआत में ही 1.5 लाख रुपया लिक्विड फंड में डाल दिया और वहां से STP कर दी, पूरे साल में उसको बाइफिकेट कर दिया और मार्च तक उसको खत्म कर दिया। तो लिक्विड फंड से जैसे जैसे वो ELSS फंड में जाता रहेगा पैसा, वैसा वैसा आपको डिडक्शन मिलती रहेगी। अगर पूरा 1.5 लाख आप कंप्लीट कर लेते हैं तो पूरे 1.5 लाख की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये माने कि एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अगर हम स्विच करते हैं तो भी यही नियम लागू होगा कि नहीं अलग है। बिल्कुल, एक स्कीम से दूसरे स्कीम में अगर आप स्विच कर रहे हैं तो ये माना जाता है कि पहले आपकी रिडेम्पशन हुई और फिर आपकी इन्वेस्टमेंट हुई। तो डेफिनेटली पहले आपकी जो रिडेम्पशन हुई उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, चाहे वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आया नहीं, आपने सिर्फ उसको स्विच किया है, तो भी वो पहले रिडेम्पशन और उसके बाद इन्वेस्टमेंट मानी जाएगी। तो ये इस तरह की जो टैक्स की देनदारी अब रहती है, तो ऐसे में आप लोग क्या अपने क्लाइंट को सजेस्ट करती हैं कि इस तरह से स्विच करना फायदेमंद होता है या फिर बचना चाहिए जहां तक संभव हो सके। नहीं, देखिए बिल्कुल ये स्विचिंग आप कर सकते हैं, और जो मैंने आपको तरीका बताया अभी लिक्विड फंड से अमाउंट स्विच करना, जिसको हम STP कहते हैं, लिक्विड फंड से इक्विटी में अगर हम जा रहे हैं और तो हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान लगाते हैं, तो मुझे पर्सनली ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है। इससे आप मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है उससे बच जाते हैं और तरीके से आपका पैसा इक्विटी में लग जाता है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि इससे फायदा ही होगा। लेकिन हाँ, ये ना भूल जाए कि इस पर आपको टैक्स भी देना है, क्योंकि जिन लोगों का सिर्फ STP लगी होती है या स्विचिंग हो रही होती है, उनको लगता है कि उनको टैक्स देना ही नहीं है क्योंकि कोई भी पैसा उनके बैंक अकाउंट में तो आया नहीं है। तो ये जो गलती करते हैं वो गलती से बचें, बट STP और कर सकते हैं और स्विचिंग बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल लेते हैं कुरुक्षेत्र से। डॉक्टर संदीप कोठारी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप साहब नमस्कार। सर, मेरा सवाल ये है, सर मैंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 असेसमेंट ईयर 20-21 में रिवाइज रिटर्न फाइल करी थी 10 मई 2021 को। ठीक है। तो रिटर्न सबमिट करने के समय ऑप्शन आया ई पे टैक्स, जो टैक्स बन रहा था 22,000 समथिंग, तो मैंने 23,000 पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर दिया ऑनलाइन। जब 14 जुलाई 21 को रिटर्न प्रोसेस होके आई तो इंटीमेशन आई, डिपार्टमेंट ने 22,160 रुपए की डिमांड रेज कर दी। ठीक है। जो मैंने 23,000 रुपए भरा था 10/5/21 को, उन्होंने उसका क्रेडिट मुझे नहीं दिया, जबकि फॉर्म 26CS में ये 23,000 का अमाउंट मेरे उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। अच्छा। तो मुझे इस 840 रुपीज का रिफंड बनता है, परंतु जब मैंने किसी CA से पूछा भी मैं इसका क्या करूं,
तो उन्होंने कहा जी आप ऑनलाइन रेक्टिफिकेशन फाइल करें, पर नए पोर्टल पे अब तक रेक्टिफिकेशन की कोई जो है मतलब लिमिटेड पर्पसेस के लिए फंक्शनल हो रखी है, तो जिस वजह से ना मैं रेक्टिफिकेशन भी नहीं कर पाया। अब उन सीए ने मुझे ये सलाह दी कि आप लोकल कुरुक्षेत्र के आईटीओ को मेल कर दें, तो मैंने 3 बार उनको भी मेल कर दी, लेकिन अभी तक रिफंड नहीं आया आपको। बिल्कुल, तो गौरी आपको बताएंगे, गौरी आपको बताएंगे क्या है सही तरीका। गौरी क्या सुझाव देंगे इस केस में? आपके पास पोर्टल पे जब आप जाएंगे तो आपको ये जो डिमांड रेज की है ना, ये आपको दिखेगी। जहां पे ये डिमांड आपको दिख रही है वहां पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे कि क्या आप इस डिमांड से डिसएग्री करते हैं, अग्री करते हैं या पार्शियली अग्री करते हैं। तो वहां पे आप जाके इस डिमांड से डिसएग्री कीजिए और साथ में अटैचमेंट डालने का ऑप्शन वहां पे दिया गया होता है। वहां पे आप अपना 26AS, जहां पे वो 23,000 का जो आपने टैक्स पे किया वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो 26AS साथ में अटैच कर दीजिए। साथ में हो सके तो एक लेटर लिख के जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं वो अटैच कर दीजिए और इसको आप सबमिट कर दीजिए। इसी के साथ साथ आप एक ग्रीवियंस पोर्टल पे रजिस्टर कर दीजिए और आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। आप जैसे ही ये करेंगे ये मामला सुलझ जाना चाहिए। चलिए, उम्मीद करते हैं डॉक्टर साहब कि ये मामला सुलझ जाएगा। नहीं तो आप तो हमारे शो के रेगुलर व्यूअर हैं ही, आप फिर से मामला हम तक उठाइएगा, हम कोशिश करेंगे इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक भी पहुंचाने की। अगला सवाल लेते हैं जमशेदपुर से BKD अग्रवाल साहब फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। मैं इसको देख रहा हूँ जब लखोटिया ही चला रहे थे जी जी, उस टाइम से। अच्छा, बहुत पुराने दर्शक हैं तब तो आप। हाँ, बहुत पुराने हैं सर। मैं अपनी वाइफ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस हर साल खरीदता हूँ, 98 से चल रहा है और उसमें उनका एज हो गया 71। तो साधारण तो मैं ही पे कर देता था। तो इस बार अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा लड़का जो उसका प्रपोजर नहीं है, प्रपोजर मैं हूँ, यदि वो बाई चेक या ऑनलाइन पेमेंट करे तो क्या उसको 80D का बेनिफिट मिल सकता है कि नहीं? ताकि वो 30% ब्रैकेट में है तो उसको होगा, मैं 0% ब्रैकेट में हूँ। देखिए, जो आपके बेटे हैं वो या तो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और उसके साथ साथ अपने पेरेंट्स के लिए भी ले सकते हैं। अब ये पॉलिसी ऑलरेडी आपने ली हुई है अपने वाइफ के नाम पे, तो अगर अब इसकी पेमेंट आपके बेटे करते हैं तो डेफिनेटली उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन 80D में लिखा है कि अगर आप इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे कर रहे हैं अपने लिए, अपनी स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश नहीं 100% आपको ऐसा ही करना है कि जो पेमेंट है वो ऑनलाइन मोड से हो और उसका प्रूफ उनके पास हो कि उन्होंने पेमेंट की है और उसके बाद वो उसका बेनिफिट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होगी जो उन्होंने उपाय सुझाया उसका पालन करने पे, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें लिखिएगा। अगला सवाल लेते हैं, ईमेल आया है अभिजीत जी का। दरअसल एक स्टूडेंट हैं और इनकी उम्र 20 साल है। अच्छी बात है, 20 साल की उम्र में भी CNBC आवाज़ के इस शो को देखते हैं। अभी इससे पहले जिनसे बातचीत हुई लग रहा था काफ़ी बुजुर्ग थे, तो हर उम्र के लोग इस शो को देखते हैं, हर उम्र के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी ये साबित हो रहा है। तो दरअसल अभिजीत जी का सवाल ये है कि ये अपने पिताजी से पैसे लेते हैं और इस पैसे को बचा करके ये स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, और इस साल क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते लगाते वो बैलेंस जो है इनके खाते में 5 लाख से ज़्यादा हो चुका है, जिसमें थोड़ा बहुत मार्जिन भी इसमें जुड़ा हुआ है। अब ये जानना चाहते हैं कि इस पर टैक्स कैसे बचाया जाए, क्या टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा या फिर जो छोटा सा पैसा अतिरिक्त हुआ है जो मार्जिन के तौर पर मिला है उसको क्या हम PPF में निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं क्या? गौरी क्या सलाह देंगी? लक्ष्मण, इनके केस में क्योंकि ये मेजर है, आपने इनकी उम्र 20 साल बताई, तो ये माइनर तो है नहीं, तो इनको जो भी पैसा अपने फादर से मिल रहा है, जहाँ तक मैं इनकी ईमेल से समझ पाई हूँ, वो गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है, वो कोई सैलरी नहीं है। तो अपने पिता से मिल रहा पैसा अगर गिफ्ट के तौर पे मिल रहा है तो वो पैसा सारा इनका है, इसमें कोई क्लबिंग भी नहीं होगी। यानी कि जो भी पैसा ये निवेश करके कमा रहे हैं उस पर इन्हीं को टैक्स देना है। तो अगर तो जो कमाई इनको उस पैसे से हो रही है वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो इनको रिटर्न भरनी होगी, और अगर वो 5 लाख से ज्यादा है तो टैक्स बचाने के लिए टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि PPF इन्होंने बताया उसमें निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो पैसा अपने फादर से मिला है वो 5 लाख एक्सीड करा है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। ये गिफ्ट है, इसमें आपको कोई टैक्स की देनदारी नहीं बनती है, ये टोटली एग्जेम्प्ट है। लेकिन इस गिफ्ट से जो आपको पैसा मिल रहा है, जो इनकम हो रही है, उसका ध्यान रखें कि वो कहीं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से
एक्सीड तो नहीं कर रही। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप होम लोन पर टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए इनकम टैक्स रिजीम में बदलाव करना चाहते हैं तो इसका क्या है नियम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई है जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, लोगों के कई सारे सवाल आ रहे हैं, उन सवालों का जवाब लेंगे आपसे, लेकिन एक सवाल जो कई सारे छोटे कारोबारी, छोटे प्रोफेशनल जो होते हैं उनके लिए हमेशा मुश्किल पैदा करती है, वो ये कि जो उनका बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको कैसे बेहतर तरीके से मेंटेन किया जाए, जो ऑडिट कराना कैसे आसान किया जाए, चूँकि ये सब टैक्स के कैलकुलेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहला सवाल यही कि कारोबारियों के लिए ऐसा करने के लिए क्या बेहतर तरीका हो सकता है आपके हिसाब से? जी लक्ष्मण, जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक और प्रोविजन है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आपका टर्नओवर 2 CR तक है तो प्रिजम्पटिव स्कीम में जा सकते हैं, जिसका सेक्शन है 44 AD, जिसमें आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करानी है, आपको ऑडिट नहीं कराना है, एडवांस टैक्स के लिए भी आपको सिर्फ मार्च में 15 मार्च तक एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। तो ऐसी कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो आपको प्रिजम्पटिव में दी जाती हैं। क्योंकि आप छोटे व्यापारी हैं तो सरकार कहती है कि अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं भी मेंटेन करेंगे और पूरा बैलेंस शीट PNL नहीं भी बनाएंगे तो हम आपको रिलीफ देते हैं। इसमें आपको 8% मिनिमम प्रॉफिट दिखाना होता है अगर आपका कैश में इनकम हुई है, और अगर ऑनलाइन अदर देन कैश किसी वे से इनकम हुई है तो मिनिमम 6% आपको इसमें प्रॉफिट दिखाना होता है। हालांकि मेरा मानना यह है कि आपको प्रॉफिट एक्चुअल दिखाना है, ये सिर्फ मिनिमम सरकार ने बताया है। तो जो भी आपके खर्चे हुए हैं वो माइनस कर लीजिए और इसमें आपको सारे खर्चे मिल जाते हैं। इसके अलावा आप कोई और खर्चा इसमें क्लेम नहीं कर सकते, जैसे डेप्रिसिएशन आप अलग से क्लेम नहीं कर सकते। इसमें मान लिया जाएगा कि सारे खर्चे आपको मिल गए हैं और आप इसमें छोटा सा फॉर्म होता है ITR का, और वो फॉर्म भर के आप अपने बुक्स को, आप अपने जो भी रिटर्न है उसको क्लोज कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये जो तरीका बताया ये छोटे बिजनेसमैन के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए क्या इससे अलग हट के तरीका है? बिल्कुल लक्ष्मण, प्रोफेशनल्स के लिए भी सिमिलर तरीका है, अलग सेक्शन में अलग लिमिट्स के साथ। तो जो प्रोफेशनल्स के लिए सेक्शन है वो है 44 ADA, जिसके अंदर प्रोफेशनल्स जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स इसमें आ जाते हैं। लेकिन इनकी जो लिमिट है वो भी अलग है। इनका जो थ्रेशोल्ड है वो है 50 लाख, यानी कि 50 लाख से ऊपर आपकी रिसीट नहीं होनी चाहिए, और आपको जो मिनिमम प्रॉफिट दिखाना है वो दिखाना है 50%, क्योंकि इन प्रोफेशंस में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो काफी ज्यादा होता है, खर्चे उस लेवल पे नहीं होते जैसे एक ट्रेडिंग बिजनेस में होते हैं। तो इस पे जो मिनिमम प्रॉफिट है उसको काफी ज्यादा रखा गया है, वो 50% पे है। तो आप 44 AD के अंडर विदाउट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। चलिए, तो सेक्शन अलग अलग हैं, तरीके थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। वापस शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। अब सवाल लेते हैं योगेश जैन साहब का, जो कि दिल्ली से हैं और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश जी नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपके डिपार्टमेंट को बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मिडिल क्लास के लिए आप जो टैक्स के बहुत ही सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं, दे आर वंडरफुल। एनीवे, माय क्वेश्चन इज कि मैंने एक प्रॉपर्टी सर 2010 में खरीदी थी, जो मैंने 2021 में बेच दी है, और तो मुझे कुछ कैपिटल गेन हुआ है। ठीक है। लेकिन गलती से मैं 6 महीने के अंदर अंदर उसे कैपिटल गेन सेविंग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाया। मेरा प्रश्न ये है कि क्या मेरे पास अब और कोई साधन है कि मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा सकूं? जैसे कि अगर मैं 2 साल के अंदर मकान खरीदता हूं तो क्या मुझे इस साल कैपिटल गेन टैक्स जमा कराना पड़ेगा और फिर मैं उसका रिफंड लूंगा, या कोई और तरीका भी है? देखिए, आपने 6 महीने में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं किया तो अब आपको इस पे टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्लान करते हैं इसको 2 साल में, जो आपने बोला प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप ये पैसा अपने पास नहीं रख सकते, आपको इस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कराना होगा अपनी जो रिटर्न आप अब भरेंगे उससे पहले, और उसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स रिटर्न में देनी होगी। ये किसी भी प्रिस्क्राइब्ड बैंक में आप जाके खुलवा सकते हैं अकाउंट, और ये पैसा उसी अकाउंट
अकाउंट में पड़ा रहेगा जब तक कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए इसको नहीं निकलवाते। तो ये कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा डालना ना भूलें। अगर आप इसमें पैसा डालना भूल जाते हैं तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा और कैपिटल गेन टैक्स से आप नहीं बच पाएंगे। तो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में पैसा जमा करा के आप उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं गुरुग्राम से। राजीव सक्सेना साहब हैं हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपके पास? नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं टैक्स गुरु का बहुत बहुत आभारी हूँ जो इस तरह की सिंप्लीफाई करके हम लोगों को गाइड करते हैं। इसके लिए बार बार CNB आवाज को और टैक्स गुरु गौरी जी को बहुत बहुत प्रणाम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा क्वेश्चन इस तरह से है कि मेरा बेटा डॉक्टर है, अच्छा, जो कि प्रोफेशनल के तहत प्रिजम्पटिव प्रॉफिट को दिखाते हैं 44 ADA के अंदर बता करके ओल्ड रेजिम से ITR भर रहे थे अब तक। लेकिन जब कंपैरिजन किया तो न्यू रेजिम के अंदर हमको ज्यादा बेनिफिट मिला, तो ओल्ड से हम न्यू टैक्स रेजिम के तहत हमने ITR भरी थी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब जब मेरा बेटा नई प्रॉपर्टी लेना चाहता है और हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट का बेनिफिट 24A के सेक्शन 24 वाला बेनिफिट लेना चाहता है, तो क्या वो वापस ओल्ड रेजिम को ऑप्ट कर सकते हैं? मैंने जैसे सैलरी पर्सन अपने टैक्स रेजिम को बार बार बदल सकता है, ये बाइंडिंग केवल एक बार के लिए बताई जाती है। तो चूंकि अब न्यू टैक्स रेजिम हम आ चुके हैं, तो क्या ओल्ड टैक्स रेजिम को हम वापस लेकर के सेक्शन 24 का बेनिफिट ले सकते हैं? देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। जो सैलरीड पर्सन होते हैं वो हर महीने इसका, हर साल इसका बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि जिस भी साल उनको लगता है उनको ओल्ड रिजीम सूट कर रही है तो ओल्ड में जा सकते हैं, न्यू सूट कर रही है तो न्यू में जा सकते हैं। लेकिन बिजनेस प्रोफेशन के लिए ये सुविधा नहीं है। तो जब आप, क्योंकि आपके बेटे डॉक्टर हैं और पहले वो ओल्ड रिजीम में फाइल कर रहे थे क्योंकि तब तो ओल्ड रिजीम ही थी, इस साल उन्होंने न्यू रिजीम सेलेक्ट कर लिया, तो अब उनके पास एक ऑप्शन है बाहर जाने का, तो एक ऑप्शन है विड्रॉ करने का। तो आप अगर एक बार विड्रॉ अब कर लेते हैं और न्यू रिजीम से ओल्ड रिजीम में आ जाते हैं, तो उसके बाद आप दोबारा से न्यू रिजीम कभी नहीं ले पाएंगे। आपको थ्रू आउट योर लाइफ टाइम या जब तक कोई बजट में बदलाव नहीं होता तब तक आपको ओल्ड रिजीम ही फॉलो करनी होगी। तो एक बार मेरा मानना यह है कि आप हिसाब लगा लीजिए प्रॉपर वे में कि कौन सी रिजीम आपको सूट कर रही है। जो रिजीम अभी सूट कर रही है और आगे आने वाले टाइम में सूट करेगी उसी रिजीम में रहिए, क्योंकि बार बार आप नहीं बदल पाएंगे। बट हाँ, जैसा आपने कहा, जैसा आपने पूछा, तो एक बार आप बाहर आ सकते हैं, एक बार बाहर आने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार बाहर आके फिर वापस जा सकते हैं, मतलब एक बार आप चेंज कर सकते हैं। ये नियम सिर्फ ऐसे लोगों के लिए जो प्रोफेशनल है या फिर जिनकी बिजनेस इनकम है, लेकिन सैलरीड क्लास के लिए नियम नहीं है। क्यों, सही कह रहा हूं मैं गौरी? जी लक्ष्मण, सैलरीड क्लास के लिए हर साल आप अपनी मर्जी से रिजीम चूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत उनके लिए नहीं है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि अगर आप कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं जो GST से बाहर है तो पोर्टल पर कैसे दिखाएं खरीदारी, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बनी हुई हैं जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, अब तक हम लोग इनकम टैक्स से जुड़े सवाल ले रहे थे, लेकिन उतनी ही संख्या में हमारे पास GST से जुड़े सवाल भी आ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल GST से लेते हैं अब, और दिल्ली से गौरव सैनी साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गौरव साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल आपके पास? नमस्कार सर। नमस्कार। तो मेरा सवाल ये है कि जो GST एग्जाम प्रोडक्ट होते हैं उसका जो इनवॉइस होता है वो तो कच्ची स्लिप ही मिलता है आगे से, क्योंकि जिनसे माल परचेज करते हैं उनके पास GST नंबर होता नहीं है, क्योंकि वो प्रोडक्ट GST एग्जाम होता है। तो उसको कैसे मैनेज करें? क्या वो कच्ची स्लिप को ही अपने पास रखे GST में इनवर्ट सप्लाई डालने के लिए और आगे इनकम टैक्स के लिए उसको कैसे मैनेज किया जाए? ठीक है गौरी। जी ठीक है, देखिए जो भी वो आपको स्लिप दे रहे हैं आप उसको संभाल के रखें और उसका एक वाउचर आप साथ में बना लीजिए। वाउचर पैड खरीद लीजिए, वाउचर बना लीजिए, कैश वाउचर, अगर कैश में ले रहे हैं तो कैश वाउचर, अदरवाइज दूसरा। और इसको जब आप GST रिटर्न में दिखाएंगे तो GST रिटर्न में आप देखेंगे एक कॉलम होता है नील एग्जेम्प्टेड नॉन GST सप्लाईज का। तो वो जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है, आप जो भी सामान खरीद रहे हैं जिस भी कैटेगरी में फॉल करता है उसको उस रिस्पेक्टिव हेड में आप दिखा दीजिए, और इस हिसाब से आपकी जो बुक्स हैं और जो आपका GST रिटर्न है वो बिल्कुल
मैच करेगी और सही तरीके से जाएगी, इसमें कोई चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। फिर भी कोई उलझन हो तो आप हमें लिखिएगा। गौरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और दर्शकों से यही कहूँगा कि उनके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। आप अपने सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। नमस्कार, देखते रहिए CNBC आवाज़।